गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है। काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। मदीहा मीट्स मिर्जा। मदीहा, सोफिया और यास्मीन का पहला एग्जाम हो गया था और मदीहा तो बड़ी हैरान थी क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। हर क्वेश्चंस का आंसर उसे आता था और उसने बड़े सिंसियरली सबका जवाब भी दिया था। वो एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ एग्जाम हॉल के बाहर आई तो सोफिया और यास्मीन पहले से ही वहां मौजूद थी। वो दोनों अपने अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी। दरअसल उन दोनों का एग्जाम रूम अलग था और मदीहा का अलग। वो दोनों अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि मदीहा चाहते हुए उनके पास आती। उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर दोनों जरा चौंकते हैं क्योंकि अक्षय वह एग्जाम रूम से रोते हुए या मायूस होकर ही निकलती थी। क्या करे, पेपर इतना बुरा जाता था उसका। उसे मुस्कुराते हुए देखकर सोफिया पूछती है, क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? लगता है इस बार एग्जाम ठीक गया है, अब पास तो हो जाओगी। यास्मीन, मुस्कुराहट देखकर तो यही लगता है कि इस बार पासिंग मार्क्स से कुछ ज्यादा आ जाएंगे तुम्हारे। उन दोनों की बातें सुनकर मदीहा मुंह बनाते हुए कहती है, तुम दोनों समझती क्या हो खुद को? और हाँ, इस बार देखना मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और क्या पता तुम दोनों से ज्यादा ही आ जाए। उसकी बात सुनकर सोफिया हंसते हुए कहती है, यकीन मानो जिस दिन तुम्हारे मार्क्स मुझसे ज्यादा आ जाएंगे ना, मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। पर अफसोस ये तो नामुमकिन वाली बात है। पर हाँ, इस बार तुम्हें थोड़े ठीक ठाक मार्क्स तो लाने पड़ेंगे वरना भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मदीहा उनकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहती है, अब ज्यादा नहीं हो रहा तुम दोनों का? और हाँ, मैंने कहा ना, इस बार मेरे मार्क्स तुम दोनों से ज्यादा आएंगे तो फिर ज्यादा ही आएंगे, देखना। उसकी बात सुनकर यास्मीन और सोफिया उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखते हैं जैसे कह रहे हो ये तो हकीकत में इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। दरअसल बात ये थी कि उन दोनों को पता नहीं था कि अदनान उसे पढ़ता है। कभी मदीहा ने बताया ही नहीं था, या यूं कहो कि कभी जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद थोड़ी बहुत बातें कर कर वह लोग कॉलेज के बाहर की तरफ निकल आते हैं। यास्मीन को लेने उसका ड्राइवर आया था तो अपने ड्राइवर के साथ चली गई। मदीहा यहाँ वहाँ अदनान की कार ढूंढ रही थी। तभी सोफिया उससे कहती है, भाई को कुछ इंपॉर्टेंट काम है इसलिए वो हमें लेने नहीं आ पाएंगे। उनका मैसेज आया था क्योंकि तुम तो आज अपना फोन लाना ही भूल गई। खैर, ड्राइवर आ गया है, वो देखो वो रहा। उसकी नजरों का पीछा करके मदीहा भी उसी तरफ देखती है तो उनका ड्राइवर कार के साथ पहले ही वहां मौजूद था। ये देखकर मदीहा को बड़ी चिढ़ छूटी। पता नहीं क्यों आज वो चाहती थी कि अदनान उसे लेने आए ताकि वो उसे बता सके कि उसका एग्जाम कितना अच्छा गया। पर आज तो उनके मियाँ गायब थे। पर बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप चाप सोफिया के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उनके बैठते ही ड्राइवर भी गाड़ी घर की तरफ दौड़ा देता है। सोफिया आराम से बैठी अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी और मदीहा वो गुस्से में खिड़की से बाहर देख रही थी। इस वक्त उसे अदनान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उसका मन था कि वो उसे लेने आए पर आज वो आया ही नहीं। वो खुद में बदबदाते हुए कहती है, हद है, ऐसा भी कौन सा काम आ गया कि बीवी के लिए वक्त ही नहीं है। वैसे कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर हकीकत में वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं आता। सुबह कहा था कि लेने आएंगे और अब देखो गायब है। मैं ही पागल हूँ, मुझे इन पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब मैं बात ही नहीं करूंगी। इतना कहकर अजीब अजीब से मुंह बनाने लगती हैं। तभी अचानक से एकदम से उनकी कार रुकती है और उन्हें एक धक्का लगता है जिससे वो आगे की ओर होने लगते हैं। पर सोफिया खुद को और मदीहा को संभाल लेती है। सोफिया, क्या हुआ ड्राइवर भैया, ऐसे अचानक से गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर जरा घबराते हुए, माफ करना बीबी जी, वो दरअसल सामने से कोई गाड़ी सिग्नल तोड़कर आ गई और टक्कर हो गई है, देखता हूँ मैं बाहर जाकर। उसकी बात सुनकर सोफिया से हमें इशारा करती है तो ड्राइवर गाड़ी से उतरकर बाहर जाता है। दूसरी तरफ गाड़ी में बैक सीट पर बैठा मिर्जा जो किसी फाइल को पढ़ रहा था। इस तरह अचानक धक्का लगने से ड्राइवर को देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अंधे हो या हाथ पैर काम नहीं करते? अगर ड्राइविंग आती नहीं है तो नौकरी क्यों नहीं रखी है? ड्राइवर उसके ऐसे पूरी तरह चिल्लाने पर डरते हुए कहता है, साहब जी, वह गलती से एक सिग्नल टूट गया था तो। मिर्जा उसकी बात काटते हुए दोबारा चिल्ला कर कहता है, अरे सिग्नल टूट गया था तो कौन सी बड़ी बात थी, अब दोबारा चलो। ड्राइवर साहब, वह सामने गाड़ी ठुक गई है, मैं जरा बात करके आता हूँ वरना गाड़ी निकलने नहीं देंगे। उसकी बात सुनकर मिर्जा इरिटेट होते हुए कहता है, अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पता नहीं कैसे कैसे नालायक लोग मेरे आसपास है, एक काम ठीक से नहीं होता। ड्राइवर डरते हुए एक बार दोबारा उससे माफी मांगकर गाड़ी से उतरता है तो दूसरी गाड़ी से भी ड्राइवर उतरकर अब तक उसके पास पहुंच चुका था। मदीहा का ड्राइवर अमन चिल्लाते हुए कहता है, अरे गाड़ी चलानी नहीं आती, रॉन्ग साइड से आ रहे हो, ऊपर से सिग्नल भी तोड़ दिया। मिर्जा का ड्राइवर, अरे ठीक है, ज्यादा बनने की जरूरत है, अब गाड़ी निकालो अपनी, हमारे साहब को जाना है, तुम जानते नहीं हो बहुत बड़े नेता हैं। अमन, अरे नेता होंगे अपने घर पर यहाँ तो सिग्नल तोड़ दिया ना, अभी कुछ हो जाता है तो और नहीं हटा रहा मैं गाड़ी, क्या कर लोगे बताओ? ऐसे ही उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। कार में बैठा मिर्जा जो अब इरिटेट होने लगा था वो अपनी फाइल वहीं पटक कर कार से बाहर आता है और अपनी रोबदार आवाज में जरा चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास चल रही है यहाँ पर? मैंने कहा था ना कि मामला जल्दी खत्म कर कर वापस आओ। उसकी रोबदार पर्सनैलिटी देखकर अमन एक मिनट के लिए थोड़ा घबराया जरूर था पर फिर जल्दी ही वो नॉर्मल हो गया क्योंकि चाहे उसकी पर्सनैलिटी कितनी भी रोबदार हो पर अदनान से ज्यादा नहीं थी।
अमन, सब आपके ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा है और हमारी गाड़ी भी ठोक दी। मिर्जा एक नजर अमन को घूरते हुए कहता है, अब तुम बताओ क्या हमें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और अगर एक सिग्नल तोड़ भी दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई है? तुम जैसे छोटे लोगों की प्रॉब्लम है, गाड़ी हटाओ अपनी यहाँ से, वरना दो पैरों पर चलकर नहीं जा पाओगे। अमन, सब पर हम क्यों गाड़ी हटाए, हमें तो इसी रास्ते जाना है। आप रॉन्ग साइड पर गाड़ी है चला रहे हो, आपको दूसरे साइड जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरे साथ गुस्से में उसका कॉलर पकड़ता है और एक चांटा उसके गाल पर मारता है। कार में बैठी सोफिया और मदीहा जो यही सब देख रही थी, उन्हें मिर्जा का चेहरा कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था, पर उस इस तरह अमन को चांटा मरता देख मदीहा गुस्से में कार से बाहर आती है और सोफिया भी उसके पीछे आती है। मदीहा गुस्से में मिर्जा को धक्का देते हुए कहती है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारी ड्राइवर भैया को मारने की? क्या गुंडाराज समझ के रखा है? यहाँ पर इतने केसेस ठोकूंगी ना तुम पर कि जेल जाओगे तो ऊपर वापस नहीं आ पाओगे। इस तरह चिल्लाने पर मिर्जा का ड्राइवर हैरान आंखों से उसे देखने लगता है, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मिर्जा से कोई ऊंची आवाज में भी बात कर ले, और यहाँ तो ये लड़की उस पर चिल्ला रही थी। सोफिया जो मदीहा के पीछे आई थी, उसका ध्यान अमन को संभालने में था और मिर्जा उसका ध्यान तो कहीं था ही नहीं, वह तो जैसे अपने सामने खड़ी इस मासूम सी लड़की में खो चुका था। ऑलिव कलर का कॉटन का चिकन का सूट, सर पर दुपट्टा, आंखों में काजल, बस ना कोई मेकअप ना कोई ज्वेलरी, हाँ कानों में डायमंड के छोटे छोटे इयररिंग, इन सब में भी उसके चेहरे पर एक तेज था, एक मासूमियत, एक अलग ही चमक, एक अदा जो उसे इतनी खूबसूरत बना रही थी। उसके सामने सब फीके लगे। मिर्जा भी देखने में कोई बुरा नहीं था, वो बहुत हैंडसम था, अदनान से ज्यादा नहीं पर उससे कम भी नहीं। उसकी पर्सनैलिटी में भी एक चार्म था, 6 फुट की हाइट, अच्छा मजबूत बदन, गोरा रंग, हल्की दाढ़ी मूछे। उसकी पावर और लुक्स के कारण वो हमेशा से ही लड़कियों से घिरा रहता था। बहुत लड़कियां देखी थी उसने, कुछ उसके बिस्तर तक भी आई थी, पर ऐसी लड़की कभी नहीं देखी जो उसके सामने खड़ी थी और उसे चिल्ला रही थी, पर वो बस खामोशी से उसे सुनता रह गया। मदीहा गुस्से में ही आगे कहती है, तुम हो कौन? हाँ, हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? तुम्हारे बाप की रोड है ये? प्रश्नवाचक चिन्ह। और अगर है भी तो भी सबका अधिकार है इस पर, समझे तुम? जैसे लोग हैं जो हर जगह गुंडागर्दी करते रहते हैं, वही समाज को गंदा बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है यह एक महंगी सी कार खरीद कर, एक ड्राइवर रखकर और अपने ही नौकरों पर हुक्म चलाकर तुम कोई बहुत बड़े नवाब बन जाते हो? सो लेट मी टेल यू, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमसे डरकर 4 लोग तुम्हारे सामने नजरें जरूर झुका सकते हैं, पर तुम्हारी इज्जत कभी नहीं कर सकते। शर्म आती है तुम जैसे गिरे हुए लोगों पर? मुझे एक तो तुम खुद गलत साइड से गाड़ी लेकर आ रहे थे, ट्रैफिक रूल थोड़ा वो अलग, और ठोस हम पर ऐसे चला रहे हो जैसे कोई एहसान कर दिया हो तुमने हम पर। मदीहा एक के बाद एक उसे सुनाई जा रही थी। सोफिया ने भी उसे नहीं रोका, उसे पता था वो रुकने वालों में से थी भी नहीं, क्योंकि उसकी फितरत में था, ना वह कुछ गलत करती थी ना बर्दाश्त करती थी। और अभी तो मदीहा का दिमाग पहले से ही खराब था अदनान की वजह से, और अब उसका सामना एक ऐसे मगरूर और बदतमीज इंसान से हो गया। ये रिएक्शन उसका बड़ा नॉर्मल था। वही मिर्जा का ड्राइवर जो हैरान आंखों से मदीहा को देख रहा था, वो जरा गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहता है, ए लड़की, जानती भी हो किससे बात कर रही हो तुम? ये बहुत बड़े नेता है यहाँ के। उसकी बात सुनकर मदीहा गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, ये चाहे नेता हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई सीईओ, जो भी है अपने लिए है। मेरे बैंक बैलेंस में पैसे नहीं डालते जो मैं इनका एहसान मानूं, समझे? और अपनी चोच तो तुम बंद रखो, तुम्हारे मालिक से बात कर रही हूँ मैं, बीच में मत बोलो वरना चौराहे पर पिटूंगी सबके सामने। उसकी बात सुनकर एक पल तो वो ड्राइवर डर जाता है, पर फिर दोबारा उस पर चिल्ते हुए कहता है, एक बदतमीज लड़की तेरी तो। वो इतना ही कह पाया था कि मिर्जा उसे एक नजर घूर कर देखता है और अपने हाथ के इशारे से खामोश रहने के लिए कहता है, फिर मदीहा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हम माफी चाहते हैं आपसे, हमारी गलती थी और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसे माफी मांगता देखा उसका ड्राइवर एकदम हैरान हो जाता है। वैसे भी उसे काफी देर से हैरानी के अटैक मिल रहे थे, पर यह बात जरा बड़ी थी मिर्जा, और किसी से माफी नामुमकिन था ये। मदीहा, तुम दोबारा यह ना करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझे? फालतू में हमारा इतना टाइम बर्बाद कर दिया। तुम जैसे नेता टाइप लोगों के पास तो कोई काम नहीं होता, पर हमारे पास बहुत कम है। इतना कहकर वह सोफिया की तरफ मुड़कर कहती है, चलो वैसे भी बहुत एंटरटेनमेंट हो गया आज के लिए। इतना कहकर वह अपनी कार की तरफ बढ़ने वाली होती है कि मिर्जा उसे रोकते हुए कहता है, 1 मिनट। मदीहा उसकी तरफ मुड़कर चिढ़ते हुए, अब क्या है? मिर्जा शांति से, अब बुरा ना माने तो आपका नाम जान सकता हूँ? मदीहा, नहीं मैं बुरा मान जाऊंगी इसलिए मत जानो, और वैसे भी कौन सा मेरा नाम जानकर तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देनी है? और शक्ल से देखकर तुम्हें लगता भी नहीं है कि तुम कोई आधार कार्ड बनाने वाले हो जो मेरा नाम पता चाहिए तुम्हें? अब ऐसा है, अपनी गाड़ी लो और निकलो अपने इस ड्राइवर के साथ यहाँ से, वरना मेरा दिमाग ठनका ना तो यही पुलिस बुलाऊंगी, और फिर तुम्हारा जो हाल होगा कसम से तुम्हें पसंद नहीं आएगा। का कहकर वह गुस्से में उसे एक नजर देखकर सोफिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जाती है, और अमन भी उनके पीछे पीछे जाता है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी वहां से निकल जाती है, पर मिर्जा वो तब तक उस गाड़ी को देखता रहता है जब तक उसे दिखाई दे रही थी। उसके बाद एक नजर अपने ड्राइवर को घूरते हुए कहता है, अब तुम अपने पैरों पर चलकर गाड़ी तक आओगे या फिर 4 कंधों पर जाओगे?
उसकी बात सुनकर वह ड्राइवर जो अभी तक हैरान खड़ा था हड़बड़ाते हुए उसके लिए कार का दरवाजा खोलना है तो मिर्जा पीछे वापस बैक सीट पर बैठता है और ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है और अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। मिर्जा अभी भी अपनी सीट से टेक लगाए आंखें बंद किए हुए बैठा मुस्कुरा रहा था, पर यह मुस्कुराहट कोई नॉर्मल नहीं थी। यह अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसमें एक सनक थी जो आगे जाकर बहुत बड़ा खतरा लाने वाली थी, पर यह खतरा शायद किसी और के लिए कम और उसके खुद के लिए ज्यादा होने वाला था, क्योंकि उसकी नजर एक ऐसे शख्स की अमानत पर पड़ चुकी थी जो अपनी पजेसिव में खून की नदियां बहाने की ताकत रखता था। अब देखना यह था कि जब दो एक जैसे लोग आमने सामने होंगे तो कौन सा आंधी तूफान आएगा। जारी है। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। मदीहा और सोफिया जब घर आते हैं तो सब लोगों हॉल में ही बैठे थे। उन्हें आता देख वो उससे एग्जाम के बारे में पूछते हैं तो मदीहा ने भी मुस्कुराते हुए सबको कहा अच्छा गया है और फिर सीधा अपने कमरे में चली गई। यहाँ नाजिया जी ने भी सोच लिया था कि कम से कम उनकी बेटी इस पर पास हो जाएगी। इधर मदीहा कमरे में आई तो वो काफी थक गई थी, इसलिए कपड़े चेंज करके सीधा बेड पर लेट गई। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉलर आईडी पर देखा तो यह अदनान का कॉल था। ये 5वां कॉल था जो वो उसे अब तक कर तक चुका था, पर मजाल है जो उसने एक भी उठाया हो। इस बार भी उसने फोन की पूरी घंटी बजने दी पर उसे उठाने का तकल्लुफ नहीं उठाया। ऐसे ही उसके बाद न जाने एक के बाद एक कितने फोन कॉल्स आए पर उसने एक भी नहीं उठाया, यहाँ तक कि फोन की तरफ देखा भी नहीं। तभी उसके फोन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। उसने फोन उठाकर मैसेज पढ़ा तो ये भी अदनान का ही था, जिसमें लिखा था चुपचाप फोन उठाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास है फोन, डोंट यू डरे टू इग्नोर मी। पर मदीहा तो मदीहा थी, वो कहाँ किसी से डरती थी। जो अदनान से डर था वो भी शादी के बाद पूरी तरह जैसे खत्म हो गया था, इसलिए उसने तब भी ना फोन उठाया ना मैसेज का रिप्लाई किया, बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया। पर अदनान भी जिद्दी था, वो लगातार उसे फोन कॉल किए जा रहा था। आखिर में परेशान होकर उसने फोन स्विच ऑफ करते हुए खुद से कहा, नहीं इनके पास तो बीवी के लिए टाइम नहीं था, ना इन्हें सिर्फ काम करना था। अब कम करे, अब क्यों मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं, वहां लेने तक तो आ नहीं पाए, अब झूठी हमदर्दी दिखाएंगे, आए बड़े हस्बैंड बनने वाले। सुबह जल्दी उठने के कारण और थकान के कारण उसे जल्दी नींद आ गई और वो भी गहरी नींद की आगोश में खो गई। इधर अदनान के ऑफिस में वो गुस्से में अपने फोन को घूर रहा था, क्योंकि अब मदीहा का फोन स्विच ऑफ बता रहा था और उसे पता था ये सब उसने जानबूझ के किया है। वो गुस्से में दांत पीसते हुए फोन को घूर कर कहता है, ये लड़की मुझे गुस्सा दिलाए बिना मानती नहीं है, इसे तो घर जाकर बताता हूँ मैं। इतना कहकर वो अपना फोन लेकर जाने वाला होता है कि तभी जैद केबिन में आते हुए पूछता है, सर आप जा रहे हैं, वो एक क्लाइंट आए थे आपसे मिलने के लिए। अदनान, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जितनी भी मीटिंग थी सबको कैंसिल करो, घर जाना ज्यादा जरूरी है। उसकी डिसप्रेशन देखकर जैद पूछता है, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है। अदनान, अगर अब मुझे घर जाने में देरी हुई तो शायद मेरी बीवी मुझे कमरे में घुसने भी ना दे। वैसे भी उसका दिमाग छोटा जरूर है पर गुस्सा बहुत खतरनाक है, इसलिए घर जाकर उसे शांत करना पड़ेगा, वरना मेरी जिंदगी में अशांति फैल जाएगी। बिकॉज हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो अब जितनी भी मीटिंग्स और काम है वो तुम हैंडल कर लेना, बाकी मैं कल आकर देखता हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है बिना जैद की कोई बात सुने, और जैद को बस उसे देखता रह जाता है। कभी कभी उसे यकीन नहीं होता था कि उसके सर जिससे हर कोई डरता था वो अपनी छोटी सी बीवी के गुस्से से इतना घबरा जाते थे। इधर मिर्जा भी अपने ऑफिस में बैठा मदीहा के बारे में सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। तभी कोई उसकी केबिन का दरवाजा लॉक करता है तो वो अंदर आने की इजाजत देता है तो उसका असिस्टेंट पवन अंदर आते हुए कहता है, सर हमने बहुत कोशिश की पर मिस्टर सिद्दीकी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है और ना ही वो लोग मामला सेटल करने के लिए राजी हो रहे हैं। हमने लखन के घर पर कुछ गुंडे पहुंचाए थे पर वहां पर पहले से सिक्योरिटी थी और दूर से गोली चलाने के बाद भी कुछ खास नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर मिर्जा जो अभी तक मुस्कुरा रहा था गुस्से में पेपर वेट उठाकर उसके सिर पर मारते हुए कहता है, किस बात का असिस्टेंट बनाया है मैंने तुम्हें, एक वकील से अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही तुम्हारी, मुझे नहीं पता, ये केस किसी भी तरह कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। एक काम करो, अदनान सिद्दीकी के बारे में पता करवाओ, इसकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और कुछ भी कर कल मेरी उसके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो। मैं खुद अब इस मामले को ठंडा करूंगा, क्योंकि तुम जैसे नालायक लोगों से कुछ नहीं हो सकता। पवन बेचारा जिसका सर इस वक्त खून से लाल हो रखा था, वो अभी भी डरते हुए मिर्जा को देख रहा था, क्योंकि उसके सामने बैठे इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता उसे ही अभी इस बिल्डिंग से नीचे पटक दे, इसलिए वो डरते हुए हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिर्जा दांत पीसते हुए खुद से कहता है, अदनान सिद्दीकी तुमसे बिना मिले तुमने मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मुश्किल लाकर खड़ी कर दी है। कहाँ अभी मैं कितने खूबसूरत ख्वाबों के बारे में सोच रहा था और कहाँ तुमने आकर टेंशन दे दी मुझे। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत शौक है ना लोगों को इंसाफ दिलाने का, अब खुद के लिए इंसाफ मांगने रहोगे। कभी कभी पावर का नशा इस तरह सिर पर चढ़ जाता है कि हम किससे लड़ रहे हैं ये तक नहीं जान पाते। इस वक्त मिर्जा के साथ भी यही हो रहा था। अदनान के बारे में बिना कुछ जाने समझे वो समझ रहा था कि उसे तबाह कर सकता है, पर शायद उसकी सोच ही उसकी खुद की तबाही की पहली निशानी थी। शाम का वक्त करीब 6 बजे अदनान की कार सिद्दीकी हवेली में इंटर करती है। उसका ऑफिस बहुत दूर था और ट्रैफिक के कारण यहाँ तक आने में आज उसे 2 घंटे लग गए थे।
वो बेसब्री से गाड़ी से उतरकर चाबी गार्ड की तरफ उछाल कर उसे गाड़ी पार्क करने का इशारा करते हुए खुद घर के अंदर आ जाता है तो हॉल में ही शिफा जी और नाजिया जी रुखसार जी से कुछ बातें कर रही थी। वो उन्हें सलाम कर कर सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है और उसकी इस हड़बड़ी पर वो तीना मुस्कुरा उठती है। उन्होंने या किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि अदनान में निकाह के बाद इतने बदलाव आएंगे। उसकी जिंदगी काफी बदल गई थी। अब तो उसकी शुरुआत मदीहा से होती थी और दिन खत्म भी उस पर जाकर होता था। पहले भी वो उसकी केयर करता था पर अब जब उसे हक मिल चुका था तब तो उसके जज्बात और किसी से भी नहीं छिपे थे। अदनान कमरे में आता है तो मदीहा ब्लैंकेट में दुबकी गहरी नींद में खुद में सिमटी हुई सो रही थी। वो अपना कोट वहीं सोफे पर बेदर्दी से फेंककर उसके पास बेड पर बगल में बैठ जाता है और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगता है। तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखे फोन पर जाती है जो कि मदीहा का था। वो उसे उठाकर देखता है तो वो स्विच ऑफ था। उसका शक बिल्कुल सही था। उसने जानबूझकर फोन स्विच ऑफ किया था और उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत नाराज है। और क्यों है ये भी अदनान को पता था। वो एक नज़र घड़ी को देखता है तो शाम के 6:30 होने वाले थे। इसका मतलब साफ था कि वो पिछले 3 घंटों से गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर वो धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से उसे पुकारता है, कपकेक वेकअप लुक आई एम हियर। पर जो एक आवाज में उठ जाए वो मदीहा कहा। वो अभी भी बढ़िया आराम से अपनी गहरी नींद में सो रही थी और अदनान को भी अंदाजा था कि वो इतनी आसानी से नहीं उठने वाली। वो हर रोज उसे उठाता था। उसे पता था कि वो कितने नाटक करने के बाद सोकर उठती है, इसलिए वो उसे अपने ऊपर लिटाकर खुद बैकग्राउंड से सिर टिकाए उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वैसे ही प्यार से कहता है, बच्चा अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई है, इतना सारा सोना अच्छी बात नहीं होती, कम ऑन। इस बार उसकी आवाज जरा तेज थी और उस आवाज का असर भी हुआ। मदीहा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उसे देखती है तो उसे अदनान का चेहरा बिल्कुल अपने नजदीक मिलता है। यह महसूस करके वो फौरन हड़बड़ाते बढ़ाते हुए उठती है पर इससे पहले वो उससे दूर हो पाती अदनान उसे कमर से पकड़कर अपने नजदीक कर लेता है। वैसे भी वो उसके ऊपर ही लेटी हुई थी इसलिए उसके इस एक्शन से वो उसके एकदम नजदीक चली जाती है। अदनान उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, अभी ठीक से नींद खुली नहीं है और दूर जाने की प्लानिंग करनी भी शुरू कर दी, नॉट बैड कपकेक। उसकी आवाज सुनकर मदीहा होश में आती है और उसे हल्का सा धक्का देते हुए उससे दूर होकर बिना किसी भाव के पूछती है, आप कौन हैं? उसके सवाल पर वो आंखें छोटी करते हुए उसे घूरकर अपनी सख्त आवाज में कहता है, नींद से सोकर उठी हो या कोमा से अभी याद नहीं है? 10 दिन पहले निकाह नामा साइन किया था, शौहर हूँ तुम्हारा पूरे हक के साथ और कायदे से पेपर के साथ, चाहो तो दिखा दो, एक कॉपी है मेरे पास। मदीहा, तो आप मेरे शौहर हैं, याद है आपको? मुझे तो लगा कि आप भूल गए होंगे क्योंकि बीवियों की कुछ जिम्मेदारी होती है और आपको देखकर लगता नहीं है आप उनमें से कोई भी जिम्मेदारी उठाने के मूड में हैं। उसके शब्दों में नाराजगी साफ समझ आ रही थी और अदनान को भी अंदाजा हो गया था कि अब उसे मनाने के लिए उसे जरा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अजीब लड़की थी, ना तो उसे कोई हक देती थी, ना शौहर का दर्जा देती थी और ना खुद अपने मुंह से कबूल करती थी कि वो इस शादी को मानती है, पर बीवियों वाली हरकतें पूरी करती थी। रोक भी था, हक भी था, बस कुछ नहीं था तो वो थी मंजूरी। अदनान, क्या हो गया, इतनी भड़की क्यों हो? मदीहा उसकी बात सुनकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भड़की कहाँ हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है और वैसे भी आपको कौन सी मेरी फिक्र है। आप तो काम कीजिए, अपना कोट उठाए, जूते पहनिए और निकल जाए अपने दफ्तर के लिए क्योंकि घर पर बीवी है, इस बात का तो आपको कोई होश रहता नहीं है। मतलब शर्म नहीं आती आपको? सुबह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लेने आएंगे और फिर मुझे लेने आने तक की फुर्सत नहीं मिली। आपको तो बहुत काम होते होंगे ना, मैं ही फालतू में उम्मीद लगा रही थी, सब मेरी गलती है। आज के बाद ना मेरे किसी काम को करने की जरूरत है और ना ही मेरे नजदीक आने की, मुझसे तो दूरी रहिए आप। इतना कहकर वो बेड से उठने लगती है तो अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए प्यार से कहता है, अच्छा मेरी जान, सॉरी, एक इम्पोर्टेंट केस आ गया था वरना मैं पक्का आता तुमको लेने। मदीहा, हाँ तो अब क्यों आ गए, जाए सॉल्व कीजिए, आप ही तो एक वकील है, पूरी दुनिया में आपके अलावा थोड़ी ना किसी को काम होता है, जाए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं मुझे मनाने की। और यह जो आप चाशनी घोल कर बातें करते हैं ना, सब समझती हूँ मैं, आपको वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं आता। पहले बातें करेंगे, उम्मीदें देंगे और फिर नी वादों को निभाएंगे और ना ही उम्मीदों पर खड़े होंगे। इतना कहकर वह दोबारा उससे दूर जाने की कोशिश करने लगती है पर अदनान की पकड़ उस पर बहुत मजबूत थी। अदनान मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें लेने आऊं, ऐसी बात है? मदीहा सब पकाते हुए, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे मुझे लेने आए या जहन्नुम में जाए, आई डोंट गिव अ डैम। अदनान, अब देखो जान, मैं जहन्नुम में तब तक नहीं जा सकता तब तक तुम मुझे रास्ता गाइड नहीं कर देती क्योंकि वहां जाने वाली हरकतें तो तुम्हारी ज्यादा है, जितनी शैतानियां तुम करती हो ना, मुझसे पहले तो तुम ही जाओगी, समझी? और रही बात कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तो कितना झूठ बोलती हो तुम। अगर फर्क नहीं पड़ता होता ना तो यहाँ इस तरह चिल्ला नहीं रही होती, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा हक है, तुम तो कत्ल भी कर दो तब भी तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, पर अब ऐसे रूठो तो मत, सॉरी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। उस वक्त सच में अर्जेंट था वरना मैं आता तुमको लेने।
मदीहा को जब लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली है तो वो अपनी सख्त आवाज में उससे दूर होते हुए कहती है, मैंने कहा ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और हाँ अपना मुझसे दूर ही रहिए, मैंने पहले भी बोला है क्योंकि मैं आपको अपना कोई भी नहीं मानती, मैं कभी भूलूंगी नहीं आपने कैसे सब लोगों को ब्लैकमेल करके मुझसे शादी की थी। इतना कहकर वो अपना दुपट्टा लेकर उसे ठीक से ओढ़ते हुए कमरे से चली जाती है और अदनान बस उसे देखता रह जाता है। वो पूरी दुनिया फतह भी कर लेना तब भी मदीहा को लेकर बेबस ही रह जाता। ये लड़की उसे इतना हेल्पलेस बना देती थी जिसकी कोई हद नहीं थी। सही कहते हैं शायर लोग, मोहब्बत अच्छे अच्छे बादशाह को फकीर बना देती है। अदनान के केस में भी यही था। पूरी दुनिया पर वो कितना भी रोब जमा ले मदीहा के सामने उसकी भी चलती नहीं थी। पर अब यह मसला था कि वो अपनी जिद्दी बीवी को मनाए कैसे। अदनान, किसी मुश्किल केस को जीतना इतना मुश्किल नहीं है मेरे लिए जितना इस 5 फुट 2 इंच की लड़की को मानना है। पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे, इससे बेहतर तो मैं मीटिंग छोड़कर इसे लेने आ जाता, इसके बिना रहा नहीं जाता और इसके साथ यह रहने नहीं देती। चलो अदनान मियाँ, दूसरों पर तो बहुत रोब जमा लेते हो तुम, जरा बीवी को भी मनाकर दिखाओ। यही सब सोते हुए वो अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। जारी है। मदिया इग्नोर अदनान। अदनान कपड़े बदल कर नीचे आया तो मदीहा वही बाकी सबके साथ बैठी बातें कर रही थी। वो खुद भी आकर अजहर के बगल में बैठ गया। मर मजाल है जो उसने एक नजर उसे देखा भी हो नजर उठाकर। अदनान बस एकटक उसे ही देख रहा था पर वो बस सोफिया से बातें करने में बिजी थी। खुद को यूं इतनी बुरी तरह नजरअंदाज होता देख वो जरा सख्त आवाज में शिफा जी से कहता है, अम्मी मेरे लिए कॉफी पहुंचवा देना, स्टडी रूम में आई हैव सम वर्क। यह उसने मदीहा को ही घूरते हुए कहा था और सब समझ गए थे कि वो वजूर कह जरूर शिफा जी से रहा था पर हुक्म मदीहा के लिए था। वो अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है और मदीहा उसे एक नजर देखती तक नहीं। उसके जाने के बाद नाजिया जी मदीहा से कहती है, बेटा जाओ अदनान के लिए कॉफी बना दो। मदीहा उनकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए, अम्मी कोई और बना देगा ना, मैं क्यों। वो अभी इतना ही कह पाई थी कि नाजिया जी उसे घूरते हुए कहती है, बीवी हो तुम उसकी, चुपचाप जाओ और कॉफी देकर आओ उसे। उनके इस तरह घूरने पर मदीहा मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। अब भाई मरती ना क्या करती। मदीहा किचन में आकर बड़बड़ाते हुए कॉफी बनाते हुए खुद से कहती है, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और मैं यहाँ उनके लिए कॉफी बना रही हूँ। वहाँ मदीहा सिद्दीकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जूते के नीचे दबाते हुए अपने एक्टू चंगेज खान बदतमीज घमंडी जेलर जैसे हस्बैंड के लिए कॉफी बना रही हो। सो आइकॉनिक। कॉफी बनाते हुए वो चीनी का डिब्बा उठाकर शक्कर डालने वाली थी कि तभी कुछ सोचते हुए उसके हाथ रुक जाते हैं और वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए शक्कर के डिब्बे को वही रखकर नमक का डिब्बा उठाते हुए खुद से कहती है, जो इंसान खुद इतना कड़वा है उसे शक्कर कहाँ रास आएगी, और जब मेरी नमक वाली कॉफी पीने की इतनी आदत हो गई है तो वाई नॉट वंस मोर। ये कहकर वो कॉफी निकालकर मग में सर्व करती है पर मसला ये था कि देने कौन चाह, क्योंकि उसका तो कोई इरादा नहीं था। अब भाई को कम था क्या उसमें। वो कॉफी का मग ट्रे में रखकर बाहर आती है तो उसकी नजर एक मुलाजिम पर जाती है तो वो उसे अपने पास बुलाकर कहती है, सुनिए एक काम करेगी आप प्लीज इसे उस चंगेज खान को दे आएंगी। वो मुलाजिम जो एक 40-50 साल की औरत थी वो नासमझी में पूछती है, कौन चंगेज खान बीबी जी। मदीहा मुंह बनाते हुए, अरे वही आपके छोटे मालिक और मेरे शौहर अदनान जी। उसके मुंह से ये सुनकर वो मुलाजिम हैरान होते हुए आंखें बड़ी कर कर उसे देखती है क्योंकि जिस इंसान के सामने बंदा 10 बार सोचेगा उस इंसान की वो ऐसे बेइज्जती कर रही थी। मदीहा उन्हें ऐसे हैरान देखकर कहती है, अरे आप क्या सोच रही हैं, जाए। मुलाजिम डरते हुए, नहीं नहीं बीबी जी, वो गुस्सा करेंगे, उन्हें नहीं पसंद कोई जाए उनके स्टडी में, आप तो जानती है उनका गुस्सा। मदीहा, अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं कह रही हूँ ना, उन्होंने ही कहा है आप जल्दी जाए। अब वो मुलाजिम भी क्या कहती, इसलिए वो चुपचाप चली जाती है और मदीहा भी वहां से गार्डन की तरफ चली जाती है जहां सोफिया और उम्मीद झूले पर बैठकर बातें कर रही थी तो वो भी बातें करने लगती है। इधर अदनान के स्टडी रूम में वो कोई फाइल पढ़ रहा था पर उसकी निगाहें बराबर से दरवाजे पर टिकी हुई थी। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है पर फिर भी वो जरा सख्त आवाज में कहता है, कम इन। उसकी मंजूरी मिलने पर एक मुलाजिम अंदर आती है तो अदनान फौरन बेचैनी से नजरें उठाकर वहां देखता है पर मदीहा की जगह किसी मुलाजिम को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो घूरकर उसे देखकर सख्त आवाज में कहता है, आप यहाँ किसकी परमिशन से आए हैं और मेरी बीवी कहाँ है। मुलाजिम जरा हड़बड़ाते हुए, वो मुझे तो यहाँ बीबी जी ने ही भेजा था आपको कॉफी देने के लिए। उसकी बात सुनकर अदनान का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वो उसे कॉफी वही रखकर जाने का इशारा करता है तो वो मुलाजिम भी तुरंत कॉफी रखकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अदनान एक नजर उस कॉफी को देखता जिस तरह वो सर्व किया गया था। इसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि यह जरूर मदीहा ने ही बनाई है। वो उसे उठाकर कप को घूरते हुए गुस्से में कहता है, तुमसे प्यार से डील कर रहा हूँ तो तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाउ डरे यू टू इग्नोर मी मिसेस सिद्दीकी, लुक्स लाइक इट्स टाइम टू शो योर रियल अदनान सिद्दीकी। ये कहते हुए वो एक सिप लेता है तो उसमें शक्कर की जगह नमक टेस्ट कर कर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक गहरी सांस लेकर कहता है, आई हैव रियली मैरिड अ किड। ऐसी बचकानी हरकतें सिर्फ यही लड़की कर सकती है।
इतना कहकर वो काफी वही रखकर तेजी से स्टडी रूम से बाहर जाता है तो उसे वहां कहीं मदीहा नहीं दिखती। वो हॉल की तरफ आती है तो वो वहां पर भी मौजूद नहीं थी। ये देखकर उसका माथा ठनक जाता है। वो अपने कमरे में जाने वाला थी कि तभी उसे मदीहा के हंसने की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा कर गार्डन में आता है तो वो सोफिया और उम्मीद से बड़े मजे से बातें कर रही थी। ये देखकर वो लंबे लंबे कदम लेते हुए उनके पास आता है और मदीहा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। वही उसे ऐसे जबरदस्ती ले जाने पर मदीहा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर ऐसा कुछ नहीं होता। अदनान की पकड़ काफी मजबूत थी। वो उसे सीधा वहां से पीछे की तरफ ले जाता है जहां कोई नहीं था और सोफिया और उम्मीद तो बस उन्हें देखते रह जाते हैं। अब वो बोल भी क्या सकते थे। इधर अदनान मदीहा को बैक साइड लेकर आता है तो मदीहा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए हैं, छोड़िए मुझे। अदनान उसका हाथ जोड़कर उसे दोनों बाजू पकड़कर एकदम से दीवार से लगाते हुए गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कॉफी लाने के लिए कहा था। मदीहा, मैंने भी मुलाजिम के हाथों आपकी कॉफी भेजी थी। अदनान गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था लाने के लिए, किसी मुलाजिम से नहीं। मदीहा मुस्कुराते हुए, फारिग फ्री नहीं थी मैं। उसके इस बेफिक्र जवाब पर अदनान गुस्से में कहता है, और रियली ऐसा कौन सा काम था तुम्हें जो अपने शौहर को कॉफी नहीं दे सकती थी। मदीहा, अब क्या करें, हम जैसे छोटे लोग आपकी तरह बड़े बड़े काम तो हमें नहीं रहते, पर फिर भी हम भी फ्री नहीं होते, हमें भी हजार काम होते हैं। अदनान उसके जवाब पर गुस्से में कहता है, जानबूझकर इग्नोर कर रही हो ना मुझे। मदीहा उसकी आंखों में ही सेम टशन से देखते हुए, हाँ कर रही हूँ तो क्या करेंगे आप, मेरी मर्जी, जिसे चाहे देखूं, जिसे चाहे अटेंशन दूं, और जैसे आपके पास मुझे कॉलेज से लेकर आने का टाइम नहीं था तो मुझे भी आपको कॉफी देने का टाइम नहीं था, सिंपल एज दैट। उसकी बात सुनकर अदनान उसे घूर कर कहता है, तो तुम बदला ले रही हो। मदीहा उसके नजदीक जाते हुए, क्यों मैं नहीं ले सकती, और अगर ले भी रही हूँ तो आप क्या कर लेंगे। आपने मुझसे ऊपर अपने काम को रखा तो मैंने भी आपसे ऊपर सोफिया को रख दिया, हिसाब बराबर। अदनान को अब समझ आ गया था कि उसे मनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और जरा शांत होकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर जरा प्यार से कहता है, कपकेक बेबी लिसन, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगा होगा, पर बच्चे इंपॉर्टेंट काम था, वरना मैं आता तुमको देने, और मुझे लगा तुम्हें इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा प्लीज। मदीहा उसका हाथ अपने चेहरे से हटकर कहती है, आपको बहुत कम होगा ना अपना टाइम मुझ पर यहाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जाए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आपका काम मेरी वजह से लेट हो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है कि अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए दोबारा जरा नाराजगी से गुस्से में कहता है, यू कांट इग्नोर मी लाइक दिस मिसेस सिद्दीकी। उसकी बात सुनकर मदीहा उसे घूर कर कहती है, आई कैन डू इट मिस्टर सिद्दीकी, मैं आपको देखूं या ना देखूं यह मेरी मर्जी है। इतना कहते हैं उसे हल्का सा पुश करके वहां से चली जाती है और अदनान गुस्से में उसे देखता रह जाता है। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए खुद से कहता है, मेरा डर तो जैसे बिल्कुल खत्म हो गया है, इसके लिए जितना आसान लग रहा था उतना आसान शायद है नहीं, पता नहीं कैसे मानेगी अब ये। फिर वो भी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। मदीहा आज अदनान से दूर सोफिया के पास बैठी थी और अदनान को भी मजबूरन उससे दूर बैठना पड़ा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि घर वालों को उनके मसलों के बारे में पता चले। तभी सोफिया कहती है, मदीहा तुमने अपने नाइट सूट शायद गलती से मेरे कमरे में रख दिया है। मदीहा मुस्कुराते हुए, गलती से नहीं रखा है, मैं आज तुम्हारे कमरे में ही सोने वाली हूँ। वो क्या है ना, मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ डाउट पूछना है तो तुम मेरी मदद कर दोगी, इसलिए। उसकी बात सुनकर घर वाला कोई कुछ नहीं कहता, पर अदनान उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल हो गई थी। बस एक ही चीज थी जो वो कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था और वह था मदीहा का उससे दूर जाना, फिर चाहे वो नाराजगी में ही क्यों ना हो। ऐसे ही सब लोग अपना अपना खाना खत्म करते हैं और अपने अपने कमरे में जाने वाले होते हैं कि अदनान को सोचते हुए सोफिया उम्मीद, रियान और अजहर से कहता है, क्यों ना आज मैं तुम सबको आइसक्रीम खिलौने लेकर चलूं। उसकी बात सुनकर सब हैरान और खुश हो जाते हैं क्योंकि अदनान उन लोगों के साथ कभी कहीं नहीं जाता था। बहुत जिद करने के बाद भी एक दो बार वो कभी उन्हें आइसक्रीम खिलाने लेकर जाता था, वरना तो यह मुश्किल ही था, पर आज वो खुद से कह रहा था, पर कोई भी अपनी खुशी जाहिर कर पाता उससे पहले ही मदीहा बिना अदनान की तरफ देख रहती है, इतनी ठंड में मुझे आइसक्रीम खाने का कोई शौक नहीं है। अब ये सबको दूसरा झटका लगा क्योंकि मदीहा तो जैसे आइसक्रीम से ऑब्सेस थी, वह कभी भी और कितनी भी आइसक्रीम खा सकती थी और आज वो खुद ही मना कर रही है, पर इस पर भी कोई कुछ का पता उससे पहले ही अदनान मदीहा को देखते हुए कहता है, हम हॉट कॉफी भी पी सकते हैं या कुछ और भी। इस बार मदीहा कुछ कहती उससे पहले ही सोफिया रहती है, हाँ हाँ हम सब चलेंगे, और क्यों नहीं चलेंगे भला, वैसे ही मैं तो आज एग्जाम देकर इतना थक गई थी, अब एक आइसक्रीम तो बनती है, और ऊपर से भाई पहली बार खुद अपनी मर्जी से लेकर जा रहे हैं। अब बेचारी मदीहा भी क्या कहती, इसलिए उसे भी हाँ करनी पड़ी। खैर देखते हैं अदनान मियाँ कैसे अपनी बेगम को मानते हैं। जारी है।
हमला। अदनान के ऑर्डर पर सब लोग खुशी खुशी निकल पड़ते हैं। आइसक्रीम मुलायम आइसक्रीम खाने सिवाय मदीहा के सब खुश थे क्योंकि लोग ज्यादा थे, इसलिए 2 कार जा रही थी। एक में अदनान, मदीहा और सोफिया और दूसरे में अजहन, रियान और मदीहा। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़े से आइसक्रीम पार्लर पर आकर रुकी। यह बहुत खूबसूरत जगह थी। सब गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे और अदनान और अजहन कार पार्क करने चले गए। कार पार्क कर वह दोनों भी अंदर जाने लगते हैं कि तभी अजहर कुछ सोचते हुए अदनान से कहता है, मैं नोटिस कर रहा हूँ आप दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है, कोई बात है क्या? अदनान बिना उसे देखे वहां लगी एक बड़ी सी कांच की दीवार से दूसरी तरफ बैठी मदीहा को देखते हुए कहता है, हाँ आज सुबह मैडम का लेने नहीं जा पाया ना, इसलिए नाराज है। उसकी बात सुनकर अजहर हल्का सा हंसते हुए कहता है, हद होती है, ये सच में बेवकूफ है, इतनी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करना? कुछ काम होगा आपको इसलिए नहीं जा पाए? मैं सोफिया से कहूंगा, वो समझा देंगी उसे, इस तरह ओवर रिएक्ट करना ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर अदनान इस बार उसे देखकर कहता है, कोई जरूरत नहीं है, अच्छा लगता है मुझे उसके नखरे उठाने में, और यह जो उसका बिहेवियर और रिएक्शन है ये सिर्फ उसका गुस्सा नहीं है, नाराजगी और डर भी है। उसकी बात सुनकर अजहर नासमझी में पूछता है, मतलब कैसा डर? अदनान एक गहरी सांस लेकर, डर इस बात का कि कहीं मैं उसे छोड़कर ना चला जाऊं, नाराजगी उन 2 सालों की जब मैं उसके पास नहीं था। वो शब्दों से कुछ नहीं कहती पर मैं उसे उसकी फितरत से जानता हूं। तुम सबके लिए वो कभी कभी जिद्दी बदतमीज हो सकती है पर मेरे लिए नहीं, मुझसे रूठकर भी उसकी एक नजर हमेशा मुझ पर ही रहती है। बस उसे लगता है कि मुझे खबर नहीं है, और रही बात अभी की नाराजगी की तो वो तो यहाँ से जाने से पहले खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अजहन कहता है, यकीनन उसे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, पर भाई आप उसे बता क्यों नहीं देते कि आप कहाँ थे उन 2 साल? उसका हक है जानना, अगर उसे कहीं और से पता चला तो प्रॉब्लम होगी। अदनान अपनी गहरी आवाज में, और वो जानने के बाद जो रिग्रेट उसे होगा उसका क्या? अभी मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता, जितना उसे पता है वो उसे भी समझ नहीं पा रही है। उसकी बात अजहन को भी ठीक लगती है। अब तक वो लोग भी आइसक्रीम पार्लर के अंदर आ गए थे तो वो लोग भी बाकी सबके पास आ जाते हैं जो आइसक्रीम्स में बिजी थे। अदनान मदीहा के बगल में जाकर बैठ जाता है जो अपनी दूसरी आइसक्रीम बड़े मजे से खा रही थी। उसका ध्यान सिर्फ अपनी आइसक्रीम पर था और अदनान का उस पर। कुछ देर हल्की फुल्की बातों के बीच सब अपनी अपनी आइसक्रीम खत्म करते हैं और वापस घर जाने के लिए अपनी अपनी जगह से खड़े होते हैं। अदनान ने पेमेंट कर दी थी। वो लोग आइसक्रीम पार्लर से बाहर आकर अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ जाने वाले होते हैं कि तभी अचानक अदनान की नजर वही लगे एक गाड़ी के कांच पर जाती है और उसे एक रेड स्पॉट दिखाई देता है। उसे 1 मिनट भी नहीं लगता ये समझने में कि यह क्या है, और वो तुरंत अपने आगे चल रही मदीहा को पकड़कर नीचे झुकाता है और तभी वहां एक बुलेट के चलने की आवाज आती है। इस अचानक से आए आवाज से सबकी सब घबरा जाते हैं पर अदनान तुरंत अजहर और रियान को इशारा करता है और वो दोनों सोफिया और उम्मीद को लेकर गाड़ी की तरफ जाते हैं, और अदनान भी मदीहा का हाथ मजबूती से पकड़कर दूसरी गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। पर तभी एक और बार गन चलने की आवाज आती है और वह गोली सीधा मदीहा को लगने वाली थी, पर उससे पहले ही अदनान आगे बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। पर इन सब में वह बुलेट अदनान के बाजू पर आकर लगती है और वहां से तेजी से खून बहने लगता है। वो तो अच्छी बात थी कि बुलेट सिर्फ छूकर गुजरी थी। इस इंसिडेंट से मदीहा तो एकदम घबरा गई थी। वही अदनान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो अभी भी चारों तरफ देख रहा था, तभी उसकी नजर दूर बिल्डिंग के टॉप पर खड़े एक आदमी पर जाती है जिसके हाथ में एक राइफल थी, और उसकी नजरों को पहचानते हुए वह आदमी भी समझ जाता है कि अदनान ने उसे देख लिया है, इसलिए वह तुरंत वहां से भागता है। फिलहाल अदनान के लिए भी मदीहा को संभालना और बाकी सबको संभालना जरूरी था, इसलिए वह उसका पीछा करने का ख्याल अपने जहन से निकाल देता है। पर अदनान को गोली लगते देख अजहर फौरन उसके पास आता है और घबराते हुए कहता है, भाई आपकी बाजू से तो बहुत खून बह रहा है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। पर अदनान उसकी बात को बुरी तरह नजरअंदाज कर मदीहा की दोनों बाजू पकड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए घबराकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है? टेल मी आर यू ओके? पर मदीहा वो अभी भी होश में नहीं थी। वो नम आंखों से अदनान को ही देख रही थी जिसकी बाजू से बुरी तरह खून बह रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ मदीहा पर था। उसकी आंखों में फिक्र थी पर अपने लिए नहीं। उसके लिए अजीब है, मोहब्बत का सिलसिला भी अगर खुद की जान पर भी बनाए तब भी फिक्र महबूब की ही रहती है। वही बाकी सबको अदनान की फिक्र हो रही थी। रियान जरा हिम्मत कर कहता है, भाई हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। अदनान सीरियस आवाज में, मैं ठीक हूँ, अभी हम सबको घर चलना चाहिए, यहाँ पर सेफ नहीं है। इतना कहकर वो मदीहा का हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है, पर वो एक कदम भी नहीं बढ़ती। वो अभी भी वही खड़ी थी। वो पलट कर उसकी तरफ देखा है तो वो नम आंखों से उसे देख रही थी। उसे इस तरह रोता देख वो परेशान होकर उसके चेहरे को थाम कर फिक्र के साथ पूछता है, व्हाट हैपेंड कपकेक? आर यू ऑक? कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें? बोलो कुछ हुआ है क्या? रो क्यों रही हो तुम? पर वो कुछ नहीं कहती। वो अभी भी नम आंखों से उसे देख रही थी और अब तो कुछ आंसू उसके गालों तक भी आ गए थे। अदनान उसे ऐसे देखकर बेहद परेशान हो रहा था। वह कुछ और पूछता उससे पहले ही वह एकदम से उसके सीने से आ लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। अदनान उसे ऐसे रोता देख उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए पूछता है, क्या हो गया है? क्यों रो रही हो? देखो मेरी जान निकली जा रही है, बताओ। मदीहा रोते हुए, मैं
डर गई थी आपको, आपको चोट लग गई, खून, कितना सारा खून बह रहा है, मुझे लगा आपको कुछ हो जाएगा। गोली, गोली लग गई आपको। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है और अदनान धीरे धीरे उसके पीठ थपथपाते हुए उसे शांत करते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस छूकर निकली है गोली, जरा सी खरोच आई है बस, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं, तुम शांत हो जाओ प्लीज, यू आर माई गुड गर्ल ना, सो प्लीज कम डाउन। पर वो अभी भी रो रही थी। वही सोफिया की नजर जब अदनान के बाजू पर जाती है तो अब वहां से और तेजी से खून बह रहा था। ये देखकर वो घबराते हुए कहती है, भाई देखिए ना कितना खून बह रहा है, प्लीज डॉक्टर के पास चलिए, गोली छूकर निकली है, बहुत बड़ी बात है, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई छोटी मोटी खरोंच लगी हो। अदनान, जिसे इस वक्त सिर्फ मदीहा की फिक्र थी, उसका एक एक आंसू जैसे उसके दिल को छन्नी कर रहा था। वो दोबारा सोफिया की बात नजरअंदाज करते हुए कहता है, मैंने कहा ना ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, इतनी लगती रहती है। पर इस बार कोई कुछ कहता उससे पहले ही मदीहा अदनान से दूर होकर जरा गुस्से में उसे डांटते हुए कहती है, क्या कुछ नहीं हुआ है, गोली छूकर निकली है, आपको अंदाजा भी है कितना खून बह रहा है, असहर भाई आप गाड़ी निकालिए, हम पहले हॉस्पिटल ही जाएंगे। मदीहा को इस तरह हड़बड़ाता देख अदनान जरा मुस्कुराकर कहता है, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम बाद में डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ओके। उसे इस तरह नॉर्मल देकर मदीहा उसे हल्का सा धक्का देखते हुए चिल्लाकर कहती है, क्या कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ की रट लगा रखी है आपने, अंदाजा भी है, अभी कुछ हो जाता तो क्या होता हम सबका और मेरा क्या होता, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना है, क्यों आपको हर वक्त सख्त बनना है, तकलीफ हो रही है आपको, बस हमें बताना नहीं है, अरे हम क्या बेवकूफ हैं, हमें दिखाई नहीं देता। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या महसूस नहीं होता कि आप कितने दर्द में हैं, बस आप इस तरह मुस्कुराएंगी तो आपको क्या लगता है हम मान जाएंगे, और असहर भाई आप अभी तक खड़े क्यों हैं, मैंने कहा ना गाड़ी निकालिए है, सुनाई नहीं देता है आप लोगों को मेरी बातें। उसे ऐसे गुस्से में देखकर अजहर भी फौरन कार निकलता है जो अभी पार्किंग में लगी हुई थी, और तब तक अदनान रियान सोफिया और उम्मीद को घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि इतने सारे लोगों का हॉस्पिटल जाना सेफ नहीं था, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उन पर हमला हुआ था। उसने कहा तो मदीहा को भी जाने का था, पर वो तो जैसे जिद पर अड़ी हुई थी, कुछ देर न मानने के बाद आखिरकार रियान को अदनान की बात सुननी ही पड़ती है, और वो सोफिया और उम्मीद को लेकर घर की तरफ चला जाता है और अदनान अजहर और मदीना हॉस्पिटल की तरफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। फोल्डेड हैंड्स, हेडफोन दिल।